जीके एंड जीएस विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री से लाए हैं, जिसमें आपका गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे जो एमसीक्यू है रिलेटेड। और एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न दोस्तों आए हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये सारे प्रश्नों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है दोस्तों। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से हम एक बात बोलना चाहेंगे कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद पर खुद बदल जाते हैं दोस्तों। चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है ब्रिटिश गवर्नर जनरल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एमसीक्यू। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को देखिए और इसका राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम राइट आंसर बता दें दोस्तों। इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंगस। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था? कर्नवालिस, इरविन, मिंटो या कर्जन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कर्नवालिस, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल था। वारेन हेस्टिंगस का कार्यकाल बताना है, कब से कब तक था कंपनी के अधीन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1774 से 1785 के बीच कंपनी के अधीन एक गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों चौथा नंबर, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाने की मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वारेन हेस्टिंगस। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर जनरल ने तैयार करवाया था? कर्नवालिस, वेलेजली, वारेन हेस्टिंगस या जॉर्ज वारलो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं तो बताऊंगा ही इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंगस। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर कि विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उस समय जो एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी तो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंगस साहब थे। वारेन हेस्टिंगस के ही समय में विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन है ये भी पूछ सकता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए संस्कृत, बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुआ था उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो उस समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंगस साहब के ही समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। समझ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर
कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में शुरू हुआ था। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो समाचार जो पत्र था पहला, जिसका नाम था बंगाल गजट, जिसे जेम्स हिकी ने इसे प्रकाशित किया था 1780 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंगस। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंगस इज द राइट आंसर दोस्तों। ये भी वारेन हेस्टिंगस के समय में ही पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वारेन हेस्टिंगस जो थे वो 1774 से 1774 से 1785 तक इनका कंपनी का अधीन शासन रहा था। याद रखिएगा दोस्तों, 1774 से 1785 तक इनका कंपनी का अधीन रहा था शासन, इसलिए 1780 में ही बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, इसलिए वारेन हेस्टिंगस साहब के ही समय में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से 9वां नंबर जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं कि 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो देखिए, ईस्ट इंडिया एक्ट जो है दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस के समय में ही ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। अभी हम बताएं कि वारेन हेस्टिंगस साहब का जो कार्यकाल है 1774 से 1785 तक है, और ईस्ट इंडिया एक्ट कब हुआ? 1784 में हुआ, इसलिए वारेन हेस्टिंगस जी के समय में ही ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। ये बातें भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून कौन लागू किया था? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नवालिस, वेलेजली, जॉर्ज वार्लो या वारेन हेस्टिंगस। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये भी जो दीवानी मुकदमे में जातीय कानून कौन लागू किया था? ये भी वारेन हेस्टिंगस साहब ने ही लागू किया था। ये भी बातें आप याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, कि सालाबाई की संधि के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था बताइए? केनिन, वेलेजली, वारेन हेस्टिंगस या इरविन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंगस। सालाबाई की जो संधि हुआ था भारत में, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंगस था। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंगस के समय में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, इसलिए इनसे प्रश्न एकदम आना ही है। वारेन हेस्टिंगस से रिलेटेड अगर एक प्रश्न तो आता ही है, कोई भी एग्जाम हो। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? ये भी प्रसिद्ध है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आप लोग सेविंग कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। इरविन, हार्डिंग, माउंटबेटन या वारेन हेस्टिंगस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस जब इंग्लैंड लौट के जाते हैं तो इन पर महाभियोग लगाया गया था। ये प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ रेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? वारेन हेस्टिंगस, इरविन, मिंटो या कर्जन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंगस के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक जो सेवा है उसे किसका जनक माना जाता है? नागरिक सेवा का जो जनक है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड आधारित था, किस पर आधारित था? शिक्षा के आधुनिकीकरण पर, दीवानी मुकदमे में जातीय कानून के सिद्धांत पर, शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर कॉर्नवालिस कोड आधारित है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट ये जो हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, दीवानी मुकदमे में जातीय कानून का सिद्धांत किसका था? वारेन हेस्टिंगस का था। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, कि किस गवर्नर जनरल के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी है वारेन हेस्टिंगस,
कर्नवालिस, मिंटो और कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कर्नवालिस, जिन्होंने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का क्या किया था? विभाजन किया था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है दोस्तों। पुलिस जो व्यवस्था है उसका जनक, फादर, किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, मिंटो या कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था? बताइए, बंगाल का जो टाइगर है उसे किसे कहा जाता था? कर्नवालिस को, मिंटो को, कर्जन को, वेलेजली को। तो बंगाल टाइगर आपको जो कहा जाता था वेलेजली को। किसको? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है दोस्तों? वेलेजली को, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? देखिए, सहायक संधि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI। सहायक संधि से एक प्रश्न तो रहता ही है, याद रखिएगा। तो भारत में सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जो जनक थे वो डुप्ले साहब थे। कौन थे? डुप्ले, जिन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। इनको जनक कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? देखिए, बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उसमें एक राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाला कौन सा राज्य था? इंदौर। इंदौर था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। मैसूर भी स्वीकार कर लिया था, हैदराबाद भी कर लिया था और तंजौर भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं वो एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और इन्हें याद भी आप रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य था वो है हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम था वो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर कि सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। सहायक संधि जो स्वीकार करने वाले राज्य हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि जो स्वीकार की है उसमें हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, ये लोग इस क्रम में स्वीकार किए थे। सबसे पहले हैदराबाद स्वीकार किया था सहायक संधि, उसके बाद मैसूर किया था, उसके बाद अवध किया था, उसके बाद पेशवा किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ब्लेजली, डुप्ले, कर्जन या केनिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्लेजली। टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल ब्लेजली था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वेलोर में सिपाही विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? वेलोर में जो सिपाहियों का विद्रोह हुआ था वह किनके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो के समय में वेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि अरे गांव की लड़ाई किसके किसके बीच हुई है? अरे गांव की जो लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए। होलकर और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और भोसले के बीच, अंग्रेजों और सिंधियों के बीच, अंग्रेजों और पेशवा के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों और भोसलों के बीच अरे गांव की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि लासवरी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लासवरी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और होलकर के बीच, अंग्रेज और भोसले के बीच, अंग्रेज और सिंधिया के बीच, अंग्रेज और पेशवा के बीच। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और सिंधिया के बीच लासवरी की लड़ाई हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 1807 में अंग्रेजों की रंजीत सिंह के साथ हुई अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लेजली, कर्जन, लिथिगो या मिंटो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, मिंटो। मिंटो के समय में रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 28 कि 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट किसके कार्यकाल में आया था? कॉर्नवालिस, कर्जन, लिंथिगो या मिंटो। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मिंटो के समय में। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के समय में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, क्या स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? कॉर्नवालिस, कर्जन या लिंथिगो या मिंटो? तो स्थायी जो बंदोबस्त था वो दोस्तों आपका कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त प्रश्न बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था और कौन लागू किया था, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त आया था दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर की, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। केनिन, हेस्टिंगस, लिंथिगो या मिंटो? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों ने देखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।